Good morning students, welcome back in our next class, and in this video we are going to do the short stories of English literature. Here we have first story, The Lament. Before it we have done 6 poems and I think that is enough for us right now. अभी हमारे लिए पर्याप्त है. इसके बाद में आज हमने जो स्टार्ट किया है वो एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द लेमेंट, यानी कि विलाप गीत. लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना, यानी कि दुख जताना किसी के प्रति. तो ये अपने आप में ही जैसा कि एक नाम है, इसका जो टाइटल है, टाइटल से ही पता चलेगा कि ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे. इसमें हम दुखों के बारे में पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति जो है वो क्या होता है कि दूसरों के दुखों को सुन कर के भी जो है वो उसके पास में इतना टाइम नहीं होता कि वो उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सके. तो आज हम सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके बाद में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले ऑथर कौन है. ऑथर है इसमें एंटोन चेखोव, यानी कि जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ही इज़ ए रशियन पर्सन, कि वो एक रशियन व्यक्ति है और रशियन राइटर है. और उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि एंटोन चेखोव रशियन ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. He was born on 29th January 1860 and dead on 2nd July 1904. कि जैसा कि पता है कि एंटोन चेखोव रशियन ड्रामेटिस्ट था, रशियन नाटककार था और शॉर्ट स्टोरी राइटिंग का भी उसका पैशन था. शॉर्ट स्टोरी राइटिंग भी वो लिखते थे, जिसका जन्म 29 जनवरी 1860 को हुआ और उनकी जो डेथ है वो 2 जुलाई 1904 को हुई. He is one of the most popular writer not only in Russia but all over the world. कि वो बहुत ही प्रसिद्ध राइटर थे. केवल रशिया में ही वो प्रसिद्ध राइटर नहीं थे बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध राइटर थे. With that he lived for less than 44 years, but this writing were published in 24 volumes of nearly 800 each. हालांकि वो 44 ईयर तक जिंदा रहे, लेस देन 44 ईयर्स, 44 से भी कम समय, यानी कि उनका जो जीवन काल था वो 44 ईयर्स से भी कम समय का था. परंतु उसकी जो राइटिंग्स थी वो पब्लिश की गई एक जर्नल के अंदर. वी कैन से दैट राइटिंग्स वर पब्लिश्ड इन 24 वॉल्यूम्स. उसकी जो राइटिंग्स है वो 24 वॉल्यूम मतलब बुक कह सकते हैं हम, कि 24 बुक्स में वो पब्लिश की गई और नियरली 800 ईच एंड नियरली 800 पेजेस वर इन ईच बुक, यानी कि हर वॉल्यूम में, हर बुक के अंदर 800 के आसपास में पेजेस थे और उस 24 वॉल्यूम्स जो है वो उसकी पब्लिश की गई. यानी कि आप ये आंकड़े देख करके आप समझ सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा फेमस थे और कितनी ज़्यादा उन्होंने लिखने का काम किया था. हालांकि 44 ईयर्स से भी कम उनकी एज थी. ही प्रेजेंटेड हिज प्लेस ऑन द स्टेज. Sorry, we'll forget a line. He worked as a free journalist and wrote stories. एक फ्री जर्नलिस्ट मतलब वो जर्नलिस्ट जो एक किसी भी पर्टिकुलर एक न्यूज़पेपर के साथ बंधा नहीं होता, कोई मैगजीन के साथ में बंधा हुआ नहीं होता, वो हर किसी के लिए लिखने के लिए तैयार रहता है. तो एक ऐसे जर्नलिस्ट के रूप में इसने काम किया और स्टोरीज़ जो है वो लिखी, नाटक लिखे एंड ह्यूमरस इलस्ट्रेटेड स्टोरीज़, और बहुत ही ह्यूमरस यानी कि हास्य को प्रदर्शित करने वाली जो चित्र कथाएं हैं वो उन्होंने लिखी. ही प्रेजेंटेड हिज प्लेस ऑन द स्टेज एंड वॉन वर्ल्ड वाइड फेम. इसके साथ साथ में उसने अपने नाटक जो है उनको प्रेजेंटेड किया, किसके ऊपर, एक मंच के ऊपर, एक स्टेज के ऊपर. एंड विद दैट ही आल्सो फेम्ड वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे संसार के अंदर उनकी जो ख्याति है वो उन्होंने अर्जित की, उन्होंने अपनी फेमस जो है वो हो गए पूरे संसार के अंदर. Apart from Pushkin Award, he won many other prestigious prizes and award. यानी कि इसके उन्हें जो एक अवार्ड मिला था जिसका नाम था प्रेस्टिजियस प्राइजेस था, जिसका नाम क्या था, पश्किन अवार्ड. ओके, हाँ, कि उन्हें एक पश्किन अवार्ड मिला था. और पश्किन अवार्ड के अलावा ही वॉन मैनी अदर प्रेस्टिजियस प्राइज. इसके अलावा और भी बहुत प्रसिद्ध यानी कि प्रतिष्ठित, जिसको कहते हैं प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित उनको अवार्ड मिले. बहुत ज़्यादा जो फेमस थे इस संसार के अंदर. एंड हिज वर्क ग्रेटली इन्फ्लुएंस द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज एंड ड्रामा. और उसके काम जो है वो प्रभावित थे ज़्यादातर जो मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और उसके साथ साथ में जो ड्रामाज
आवाज़ है उनके साथ में। दिस ईयर द होल वर्ल्ड इज़ सेलिब्रेटिंग हिज 50th बर्थ एनिवर्सरी, यानी कि ये जो बात कही जा रही है वो 210 की है और 210 के अंदर उसकी 150th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेटेड की गई थी। इस प्लेस कंबाइंड नेचुरलिज्म एंड सिंबलिज्म, उसके नाटकों के अंदर स्वाभाविकता थी और उसके साथ में प्रतीकवाद यानी कि सिंबल, प्रतीक जो है वो स्पष्ट रूप से नज़र आते थे उसके नाटकों के अंदर। एंड इंक्लूड अंकल वयाना, और इसके साथ साथ में उसके अंदर उसका अंकल वयाना नाम का और द थ्री सिस्टर्स, 3 बहनें एंड चेरी ऑर्कार्ड्स, चेरी के बाग, ये उसके नाटक थे जो उन्होंने लिखे थे और जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। यहाँ हम इस स्टोरी के अंदर क्या पढ़ेंगे कि द स्टोरी द लेमेंट इज़ फुल ऑफ पैथोस। ये कहानी पूरी तरह से करुणा से भरी हुई है। किससे भरी हुई है? करुणा से भरी हुई है। पीपल आर हार्डली इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द वोज ऑफ अदर, कि लोग जो हैं, वोज यानी कि दुख है यहाँ पे, कि लोग जो है वो मुश्किल से ही दूसरों के दुखों को सुनने के अंदर अपनी रुचि रखते हैं। दे हैव नीदर टाइम नॉर इंक्लिनेशन टू सिंपैथाइज विद अदर्स, ना ही उनके पास में टाइम है और उसके साथ साथ में ना ही वो जो है वो दूसरे के प्रति अपना रुचि रखते हैं, झुकाव रखते हैं लोगों की मुश्किलों को, दुखों को जो है वो सुनने के लिए। उनके पास दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने के लिए न तो समय है और न ही झुकाव है। यहाँ पर हम जो थीम की बात करेंगे कि द मेन थीम ऑफ चेखोव शॉर्ट स्टोरी इज लाइफ पैथोस, यानी कि इसकी जो मेन थीम होती थी वो जीवन के करुणाओं को, कष्टों को, चिंताओं को लेकर के वो लिखी जाती थी। कोज्ड बाय द इनएबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू रेस्पॉन्ड टू, यानी कि जो क्या है कि लोगों की इनएबिलिटी होती थी कि वो उसके प्रति रेस्पॉन्ड नहीं करते थे और इवन टू कम्युनिकेट विद, यहाँ तक कि लोगों में ये आदत रहती थी कि वो कम्युनिकेट भी नहीं करते थे, वो बातचीत भी नहीं करते थे लोगों के साथ में आकर के भी, हाँ आपके क्या प्रॉब्लम है, वन अनदर, एक दूसरे के साथ में। द प्रेजेंट स्टोरी इलस्ट्रेट्स दिस पॉइंट ब्यूटीफुली, ये कहानी जो है वो इस पॉइंट को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट कर रही है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को कि इस स्टोरी में क्या है। जैसा कि मैंने इसमें बारे में बता ही दिया कि ये क्या है, लेमेंट यानी कि विलाप, दुख से लेकर के है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं वो अब हम पढ़ते हैं। इट इज़ ट्विलाइट, ट्विलाइट मतलब सांझ का समय, यानी कि एक्चुअली ट्विलाइट ये गोधूली बेला कहते हैं इसको हिंदी के अंदर। सो गोधूली बेला यानी कि द टाइम व्हेन काउज कम फ्रॉम पास्चर्स, कि जब गायें चारागाहों से वापस आती हैं। एट दैट टाइम एज द काउज मीन्स द कैटल of the cattle come from the pastures. At that time the cows kicks the dust and the dust spreads all around that cattle, यानी कि वो जो मवेशियों का झुंड है उसमें जब आते हैं तो गायें क्या करती हैं, मिट्टी को जो है वो किक करती हैं, पैरों से मिट्टी उछालती हैं, तो उस समय जो मिट्टी है वो चारों तरफ जो है वो फैल जाती है उस कैटल के। इट लुक्स लाइक से क्लाउड, एक बादलों के समान जो है वो नज़र आता है, चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी होती है। तो उस समय इसको नाम दिया गया था ट्विलाइट, गोधूली बेला। गो मतलब गाय, धूली यानी कि धूल, गाय से धूल उड़ाने वाली, बेला का मतलब होता है समय, ठीक है। तो गाय से धूल उड़ाने वाली समय, गोधूली बेला, एंड इंग्लिश इट इज कॉल्ड ट्विलाइट। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? ट्विलाइट कहते हैं। तो अब बात आती है कि यहाँ पर समय था सांझ का, उस ट्विलाइट का यानी कि शाम का समय था। ए थिक वेट स्नो इज स्लोइंग ट्विलिंग अराउंड द न्यूली लाइटेड स्ट्रीट लैम्प्स एंड लाइंग इन सॉफ्ट थिन लेयर्स ऑन रूफ। इट वॉज कोल्ड, ठंड का समय था। ए थिक वेट स्नो, एक बहुत ही मोटी सी, ठीक है, वेट स्नो यानी कि गीली जो बर्फ है, इसका कह सकते हैं, बर्फ की मोटी सी जो परत है, स्लोइंग ट्विरलिंग अराउंड, वो धीरे धीरे क्या कर रही थी, ट्विरलिंग अराउंड, वो फैलती जा रही थी अराउंड द न्यू लाइटेड स्ट्रीट, कि वो नए जो अभी हाल ही में जलाई गई रोशनी जो थी, लैंप जो थे गली के अंदर, उनके चारों तरफ, एंड लाइंग इन सॉफ्ट थिन लेयर, और वह वहाँ पर पड़ी हुई थी बहुत ही मुलायम सी पतली एक परत के रूप में ऑन रूफ्स, छतों के ऊपर। तो यानी कि समय यहाँ पे क्या कहा गया है कि सांझ का समय था,
सड़क पर अभी प्रकाशित किए गए जो लैंप्स हैं उनके चारों ओर मोटी बर्फ की परत धीरे धीरे चक्कर लगा रही थी। ट्विलिंग का मतलब चक्कर लगाना, वो चक्कर लगा रही थी यानी कि उसके चारों तरफ भरी हुई थी। और कोमल पतली परत के रूप में छतों के ऊपर जो बर्फ है वो पड़ी हुई थी। इयोना पाथोव इज़ क्वाइट वाइट। इयोना पाथोव इज़ अ नेम, ठीक है, ये एक घोड़े का नाम है इयोना पाथोव, कि इयोना पाथोव इज़ क्वाइट वाइट। इयोना पाथोव जो है वो बिल्कुल जो है वो क्या थी, सफ़ेद हो गए थे। इयोना पाथोव, जस्ट ए मिनट प्लीज़। आइओना पोटपोव कहते हैं इसको, सॉरी नॉट पाथोव, पोटपोव, आइओना पोटपोव। सॉरी, तभी मोबाइल चक्कर क्या, एक छोड़ दी थी हमने लाइन कि सॉफ्ट थिन लेयर्स ऑन रूफ्स, छतों के ऊपर पतली परत थी। ऑन हॉर्सेस बैक, घोड़ों की पीठ के ऊपर, क्योंकि घोड़े बाहर बंधे हुए होते हैं तो बर्फ़ उनके ऊपर गिरती है, तो पतली सी परत उनके ऊपर भी, पीठ के ऊपर भी थी। ऑन पीपल्स शोल्डर, और यहाँ तक कि लोग जो बाहर थे उनके कंधों के ऊपर भी बर्फ़ गिरी हुई थी। एंड लुक्स लाइक एंड हेड्स, और उनके कहाँ थी, हेड्स के ऊपर भी थी, अर्थात टोपियों के ऊपर भी थी। एक पतली सी परत बर्फ़ की छाई हुई थी, पड़ी हुई थी। द कैब ड्राइवर आयोना पोटपोव, ये कैब ड्राइवर का नाम है, इट्स ए नेम ऑफ कैब ड्राइवर। मैंने कहा था इसका ये नाम है, ये एक द कैब ड्राइवर यानी कि गाड़ी चालक, जिसका नाम क्या है, आयोना पोटपोव, एकदम सफ़ेद है। इज़ क्वाइट वाइट, वो बिल्कुल थोड़ा सा सब एकदम सफ़ेद है। एंड लुक्स लाइक ए फैंथम, और वो क्या है, एक फैंथम के समान जो है वो दिखाई देता है। फैंथम मतलब प्रेत के समान। फैंथम किसको यहाँ पे क्या है, फैंथम का मतलब प्रेत छाया, कि जैसे प्रेत की एक छाया होती है ना, जिसको हम ये मानते हैं कि बिल्कुल सफ़ेद होती है, तो प्रेत की छाया के समान वहाँ पर वो दिखाई दे रहा था। ही इज़ बेंट डबल एज फार एज ह्यूमन बॉडी कैन बी बेंट डबल, कि वो क्या है, कि वो बेंट डबल, वो पूरी तरह से क्या है, डबल हो रखा था, ठीक है, यानी कि जिस उसका एक शरीर पूरी तरह से झुका हुआ था, उसकी कमर झुकी हुई है, वो अपने मतलब जितना ज़्यादा वो झुक सकता है वो पूरी तरह से झुका हुआ है, ठीक है। ही इज़ बेंट डबल एज फार एज ह्यूमन बॉडी, कि वो दोहरा हो रखा है, वो झुका हुआ है, एज फार एज उतना ज़्यादा जितना ह्यूमन बॉडी जो है वो कैन बेंट डबल, वो झुक सकती है। ही इज़ सीटेड ऑन हिज बॉक्स, वो अपने बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है। ही नेवर मेक्स ए मूव, वो कभी वहाँ से हिलता डुलता नहीं है। अर्थात मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, कभी कहता है कि आयोना पोटपोव जो है उसका वो एकदम से सफ़ेद और किसी प्रेत की छाया के समान वो नज़र वहाँ पर आ रहा है, किसी प्रेत की छाया के समान वो नज़र आता है, ठीक है। वो जितना ज़्यादा एक मनुष्य का शरीर झुक सकता है उतना वो उसकी कमर जो है वो झुकी हुई है, वो अपने बक्से पर बैठा हुआ है, वहाँ से बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। इफ़ अ होल स्नो ड्रिफ्ट फेल ऑन हिम, यदि पूरी की पूरी बर्फ जो है स्नोफॉल जिसको कहा गया यहाँ पे, कि पूरी की पूरी बर्फ अगर उसके ऊपर गिर जाए तब भी वो वहाँ पर नहीं हिलेगा, उसका ऐसा वहाँ पे लग रहा था, ठीक है, कि यदि संपूर्ण बर्फ भी उसके ऊपर आकर के गिर जाती है, पूरी बर्फ, कि इफ़ ए होल स्नो ड्रिफ्ट यानी कि पूरी की पूरी जो बर्फ है जो गिर रही है, फेल ऑन हिम, यदि वो उसके ऊपर भी गिर जाए, इट सीम्स एज इफ ही वुड नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू शेक इट ऑफ, यहाँ तक कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो ये आवश्यक भी नहीं समझता, वो इतना भी आवश्यक नहीं समझता कि वो उसको शेक ऑफ यानी कि हिला करके वो बर्फ को हटा ले। इस तरह से मूव करता ही नहीं है, हिलता ही नहीं है, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। His little horse is also quite white, उसका छोटा सा घोड़ा जो है वो भी क्या है, पूरी तरह से सफ़ेद है। एंड remains motionless, और वो क्या रहता है, बिल्कुल शांत रहता है, motionless रहता है, कोई भी हलचल वहाँ पर नहीं है। Its immobility, its angularity and its straight wooden looking legs even close by give it the appearance of a gingerbread horse worth a कोपेक, यानी कि उसका छोटा सा घोड़ा भी बिल्कुल सफ़ेद है और स्थिर खड़ा है। उसकी स्थिरता जो है, उसकी कोणीय स्थिति, उसके लकड़ी के समान सीधे पैर, पास में ही उसे रूस की पुरानी मुद्रा पर छपे हुए हल्के भूरे रंग के
अदरक की ब्रेड के समान जो है वो घोड़े को समान रूप प्रदान कर रहा था वहाँ पे, जिससे यहाँ पे कोपेक जो है वो क्या है, एक मुद्रा है। यहाँ पे ध्यान रखना, फॉर्मर रशियन मॉनेटरी यूनिट है, रूस की पूर्व मुद्रा का नाम जो है वो कोपेक था। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि वहाँ जब वो घोड़ा, छोटा सा घोड़ा भी जो उसका वो सफ़ेद है और बिल्कुल स्थिर खड़ा है, शांत खड़ा है, उसकी स्थिरता को देख करके ऐसे लगता है कि उसकी कोणीय स्थिति, यानी कि जिस कोण के ऊपर वो खड़ा है, जिस एंगल के ऊपर वो खड़ा है, ठीक है, अपीरियंस ऑफ ए गिंगर ब्रेड हॉर्स वर्थ ए कॉपेक, यानी कि उसकी जो अपीरियंस है, उसकी कोणीय स्थिति, उसके लकड़ी के समान सीधे पैर जो है, पास में ही उसे रूस की पुरानी मुद्रा जिसका नाम कॉपेक है पर छपे हुए हल्के भूरे रंग के घोड़े को समान रूप प्रदान कर रहा है, यानी कि अदरक की ब्रेड के समान। कहने का मतलब क्या है कि पहले के समय में जो कॉपेक आती थी उसके ऊपर घोड़े की एक फ़ोटो छपी हुई होती थी, घोड़े की उस मुद्रा के ऊपर घोड़े की फ़ोटो छपी हुई थी, और ये घोड़ा जो है उसी फ़ोटो को यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है कि उसकी फ़ोटो के जैसा नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से उसमें वो लग रहा है। इट इज़ नो डाउट प्लंग्ड इन डीप थॉट, और यूँ लगता है कि बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है कि वो पूरी गहराई के विचारों की गहराई में वो खोया हुआ है। इफ़ यू वर स्नेच्ड फ्रॉम द प्लो, अगर तुम क्या करोगे, उससे उसका जो हल है वो अगर तुम छीन लोगे, फ्रॉम योर यूजुअल ग्रे सराउंडिंग, आपके जो उस यूजुअल ग्रे सराउंडिंग से, यानी कि जो पूरा वातावरण है, आसपास का माहौल जो है वो एकदम से ग्रे कलर का हो रखा है, बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ का कलर जो है वो वाइट और फिर धीरे धीरे ग्रे सा दिखाई देता है, वाइटिश ग्रे टाइप में होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो गहरी सोच में पूरी तरह से डूबा हुआ है। यदि तुम हल से निकाल कर अपने सदा रहने वाले वातावरण से उसे दूर कर दोगे, ठीक है, तो भी उसे पता नहीं लगेगा। एंड वर थ्रोन इनटू हिज स्लो स्लफ, कि अगर तुम उसे दलदल में फेंक दोगे, स्लफ का मतलब क्या होता है, दलदल, ठीक है, कि अगर तुम उसे क्या करोगे, दलदल में फेंक दोगे, फुल ऑफ मॉन्स्ट्रियस लाइट्स, जो पूरी तरह से मॉन्स्ट्रियस लाइट से भरी हुई है, मॉन्स्ट्रियस मतलब राक्षसी के समान दिखने वाली जो लाइट है उससे भरी हुई है। अनसीजिंग नॉइज़, वहाँ पर लगातार आवाज़ें आ रही हैं, हरिंग पीपल, तेज़ी से लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। यू टू वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट नॉट टू थिंक, तो आप भी अपने आप को ऐसा पाओगे कि जैसे आप सोचने की वाली हालत में नहीं हो। कहने का मतलब है कि यदि तुम उसे हल से निकाल करके, यानी कि घोड़े से वो क्या है, हल जोते थे ना, तो हल से निकाल करके अपने सदा रहने वाला वातावरण जो चारों तरफ एक स्लेटी से ग्रे से कलर में जो है वातावरण रहता है, उसे अगर तुम दूर ले जाओगे, यदि यहाँ अलग परिवेश में दलदल में गिरा दिया जाए, जहाँ बड़े बड़े राक्षसी दिए हों जो जल रहे हैं, निरंतर आने वाला शोर हो और जल्दी से इधर उधर भागते हुए लोग हों, तो आपको भी सोचना बहुत कठिन होगा, ठीक लगेगा। परंतु यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर वो व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ सोच रहा था, वो घोड़ा पूरी तरह से शांत खड़ा था, तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गहराई में डूबे हुए हैं, ठीक है। आयोना एंड हिज लिटिल हॉर्स हैव नॉट मूव्ड फ्रॉम देयर प्लेस फॉर ए लॉन्ग वाइल, आयोना और उसका छोटा सा घोड़ा काफ़ी लंबे समय से अपने स्थान से बिल्कुल भी नहीं हिले थे। दे लेफ्ट द यार्ड बिफोर डिनर, उन्होंने डिनर से पहले अपना यार्ड जो है उसको छोड़ दिया था। यार्ड से मतलब अपना स्थान, अहाता जिसको बोलते हैं, ठीक है, बाहर जो खाली मैदान जो होता है, अपना आंगन जिसको कह सकते हैं, उसको यार्ड कहते हैं। तो उसने उसे काफ़ी समय पहले, यानी कि डिनर से पहले छोड़ दिया था। अप टू नाउ नॉट ए फेयर, कि अप टू नाउ, और अब तक, अभी तक उनके पास में कोई भी सवारी नहीं थी। फेयर से मतलब यहाँ पे सवारी, कि अब तक उनके पास में कोई भी सवारी नहीं थी। द इवनिंग मिस्ट इज डिसेंडिंग, वो शाम का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था ओवर द टाउन, उस पूरे कस्बे के ऊपर। एंड द वाइट लाइट्स ऑफ द लैम्प्स आर रिप्लेसिंग ब्राइटर रेज, और वो सफ़ेद रोशनी जो है वो ब्राइटर रेज के अंदर अपने आप को रिप्लेस कर रही थी। ब्राइटर मतलब चमकीली, जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था तो लैंप्स की लाइट जो है वो ब्राइटर चमकती जा रही थी, तो उसमें वो बदलती जा रही थी। एंड द हबब ऑफ स्ट्रीट इज गेटिंग लाउडर, और वो जो हबब मतलब लोगों का शोरगुल, हबब बोलते हैं लोगों के शोरगुल को, कि जो हबब है लाइटिंग का, सॉरी लोगों के शोरगुल का, लोगों का जो शोरगुल है, हबब यानी कि लोगों का जो शोरगुल है वो बढ़ता ही जा रहा था, ठीक है, गेटिंग लाउडर, वो बढ़ता ही जा रहा था, तेज से तेज होता जा रहा था। कैबी फॉर विब्रॉग वे, अचानक ही एक आवाज़ आई, सडनली हियर्स आयोना, अचानक ही आयोना ने सुना, कैबी
अरे कैब वाले, मुझे कैब चाहिए। कहाँ के लिए? कैब फॉर विबोर्ग वे, मुझे विबोर्ग वे के लिए गाड़ी चाहिए। आयोना जंप्स इन, आयोना एकदम से उछल करके आया। थ्रू द स्नो कवर्ड आई लैसेस, यानी कि अब तक जो है वो बिल्कुल शांत था। जैसे ही उसने सुना कि किसी ने कैब के लिए उसे पुकारा है तो वो एकदम से आयोना कूद कर खड़ा होता है और अपनी बर्फ से ढकी हुई पतली ढकी पलकों के बीच से, यानी कि वो पूरा तरह से बर्फ से छाया हुआ था, तो थ्रू ही स्नो कवर्ड आई लैशेस, आई लैशेस यानी कि पलकें, कि अपने ढकी हुई बर्फ से ढकी हुई पलकों के बीच में से सीज वो देखता है एन ऑफिसर इन ए ग्रेट कोट, कि एक ऑफिसर वहाँ बड़ा सा कोट जो है वो पहने हुए हैं, विद हिज हुड ओवर हिज हेड, और एक हुड उसके सर के ऊपर लगा हुआ है, अर्थात जिसके सर में लगी टोपी से वो ढका हुआ है। विबोर्ग वे, उसने फिर से पूछा, विबोर्ग वे, हमें विबोर्ग वे जाना है। द ऑफिसर रिपीट्स, वो ऑफिसर अपनी बात को दोहराता है। आर यू एस्लीप, क्या तुम सो रहे हो? आपने फिर दोहराया, क्या तुम सोए हुए हो? विबोर्ग वे, हमें कहाँ जाना है? विबोर्ग वे जाना है। चलो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, कल हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो इस चैप्टर का करेंगे। अगर इस दौरान अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप आराम से बिना किसी संकोच के, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन आस्क फ्रॉम मी। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।